हम प्रमेय 1.3 और 1.4 को समझेंगे। प्रमेय 1.3 आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आइए इसे समझ लेते हैं। ये क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। मतलब यह है कि a क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इस प्रमेय के अनुसार एक आप अभाज्य संख्या ले लीजिए p। ठीक है, जैसे कि हमने एक संख्या अभाज्य संख्या के ले ली, p ले ली। ठीक, तो अगर ये p इसके स्क्वायर को, मतलब कि a² को विभाजित करेगी या करती होगी, तो p जो p है वो किसको विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। तो आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पूर्णांक है 50। ठीक, तो आप पहले इस 50 का स्क्वायर करा लीजिए। जो हम 50 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, मतलब कि ये हमारा क्या है, a है। ठीक, तो अगर हम a का स्क्वायर करें तो हम क्या लिखेंगे, 50 और इसका होल स्क्वायर। और 50 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2500। ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 जीरो इसके पीछे उड़ा देंगे। ठीक है, तो 2500 आया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखिए एक बार। तो इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें 2500 के, तो यहाँ 2500 लिखेंगे और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 1, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। फिर इसे 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, यहाँ से बचा 1, 2 पंजे 10। तो अब ये 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, यहाँ से बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 और यहाँ से बचेगा 2, 2 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से भाग जाएगा इसमें, तो 5 दूनी 10 और यहाँ से कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 5 पंजे 25। फिर हम इसे किससे भाग करेंगे, 5 से करेंगे तो फिर 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले, ये मिले। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 5। ठीक है, तो देखो यहाँ से जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए ये सब के सब क्या करेंगे, इस a² को, मतलब कि 2500 को क्या करेंगे, ये विभाजित करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम 2 से इसे विभाग करें तो 2 से विभाग चला जाएगा, इस 5 से भी चला जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएँ आई उसमें से 2 और 5 इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक, अब देखो हम 50 को देखते हैं, 50 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो। तो अगर हम 50 के अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ 50 लिखेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे, यहाँ बचेगा 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 और फिर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो जो संख्याएं इस a² को, मतलब कि 2500 को विभाजित कर रही थी, वही संख्याएं क्या कर रही हैं, इस 50 को विभाजित कर रही हैं। मतलब कि जो संख्याएं a² को विभाजित कर रही थी वही संख्याएं क्या कर रही हैं, a को भी विभाजित कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय सत्य है। मतलब अगर कोई p अभाज्य संख्या है, देखो ये सारी की सारी कैसी थी, अभाज्य संख्याएं थी। ठीक, यदि p a² को विभाजित करती है, मतलब कि a² को विभाजित कर रही थी, तो इसका मतलब जो p तो इसमें से कोई होगा ना। जैसे कि हम मान लें तो p इसमें से ही कोई एक नंबर होगा। जैसे कि आप p इसको ही मान सकते हो, इसको ही मान सकते हो, तो यहाँ पर 2 ही p आ रहे हैं। एक p हो सकता है 2 और दूसरा क्या हो सकता है 5। तो ये 2 और 5 में से कोई भी संख्या अगर a² को विभाजित कर रही है तो वो किसको विभाजित करेगी, a को विभाजित करेगी। ठीक, तो यही थी हमारी प्रमेय 1.3। अब प्रमेय 1.4 को सॉल्व करते हैं। प्रमेय 1.4 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में इसका सवाल ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में। ठीक, तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, a/b के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या होते हैं। अगर यहाँ pq होता तो हम क्या लिखते कि p और q पूर्णांक है, तो हम यहाँ क्या लेते हैं, हम जहाँ a व b सहभाज्य अभाज्य। ठीक, तो सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी दो संख्याएं या फिर ऐसी दो संख्याओं के जोड़े जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वो क्या हो, 1 हो। ठीक, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो क्या हो, 1 हो। मतलब एक ही कॉमन उसमें गुणनखंड मिलना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
ठीक, अभाज्य सहभाज्य पूर्णांक हैं। तथा यहाँ पे एक कंडीशन और होती थी कि बी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब यहाँ अगर क्यू लिखा होता तो क्यू 0 के इक्वल हम नहीं लेते हैं। ठीक, तथा ए व बी का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, 1 होगा, इसको हम 1 लिखते हैं। तो जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, जब इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो मतलब ये है कि इसका कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर वो गुणनखंड आता है तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालिए या फिर इस बी को इधर भेज दीजिए। ठीक, तो ये बी इधर भाग में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू बी बराबर कितना, ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √2 बी इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर होगा, और इक्वल में क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर के गुणनखंड में क्या क्या मिले, एक ये मिला और दूसरा ये मिला। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को कौन विभाजित करेगा, ये 2 विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखो इसे लिख लेते हैं। अतः ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा, 2 ए को भी विभाजित करेगा। अब क्यों करेगा, तो उसका रीजन क्या है, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो प्रमेय 1.3 से 2 जो है किसको विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा। अभी हमने सीखा था कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो किसको विभाजित करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और करेंगे कि माना ये जो ए लिखा हुआ था, ए को हम क्या मान लेंगे, 2c के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, अब 2c आ गया तो इस 2c को हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो ए का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में इस समीकरण इस एक में इस ए का मान अगर हम रख देंगे तो क्या आएगा हमारा, 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और 2c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो 4c स्क्वायर, और ये वाला 2 इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। ठीक है, तो b² इक्वल टू कितना आएगा, 4c स्क्वायर अपॉन 2। जब यहाँ से 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2c स्क्वायर, मतलब कि 2c स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, b²। तो यहाँ से देखिए इस b² के भी 2 गुणनखंड हो गए, एक 2 आया और दूसरा c² आया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 इस b² को विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा था, इस a² को विभाजित कर रहा था। जैसे कि अगर हम इस 2 को इधर ले जाएं तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक, ऐसे ही इस 2 को हम इधर लाएं तो ये भी इसमें भाग में आएगा। तो मतलब b² को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। अगर 2 b² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को नीचे लिख लेते हैं। अतः 2 b² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए प्रमेय किससे, 1.3 से 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ देखिए कि a और b दोनों के एक एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और क्या आ गए हैं, 2 आ गया है। ठीक है, मतलब कि 2 a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है। मतलब कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक 2 भी है। लेकिन हमने क्या लिखा था कि 2 का a और b का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो इसमें एक और गुणनखंड मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो भी हमने माना था वो क्या है, गलत है। ठीक, तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि a व b का एक
अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 भी है। ठीक, परंतु हम जानते हैं कि ए व बी का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों का हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। ये 2 तो आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने माना था वो क्या थी, गलत थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, ये क्या है, विरोधाभास है। जब ये विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी मानी गई कल्पना क्या थी, गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी। मतलब कि जो हमने गलत थी। ठीक है, मतलब यह है कि जो हमने कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या ना होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या करना था हमें। सबसे पहले क्या करना था हमें कि जो भी संख्या यहाँ दी होगी उसको हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। एक परिमेय संख्या मानने के बाद उसका रूप लिखेंगे। परिमेय संख्या तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं, बिट्टों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इस वाले समीकरण से ए या बी दोनों में से किसी का भी आप मान निकाल लीजिए। तो जो नीचे था उसको हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2b बराबर ए। फिर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों के मान निकालेंगे। फिर देखेंगे हमें आगे यहाँ पे कौन सी संख्या, तो जो भी संख्या होगी उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम a² को कौन विभाजित करेगा, यहाँ पे 2 विभाजित करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे √3 होता तो यहाँ √3 लिखते, √3, फिर यहाँ 3 आता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 3 विभाजित करेगा। लैंग्वेज सेम रहेगी, बस यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएंगे, मतलब संख्या यहाँ पे चेंज होते जाएंगी। ठीक, तो अगर ये 2 a² को विभाजित कर रहा है तो 2 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब a को विभाजित करेगा तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a बराबर कितना है, 2c है। जब 2c आ जाएगा तो उसके बाद a का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखने के बाद इसे सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ 4c² आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो क्या आ जाता, 9c²। तो 3 से 9 कट जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से 4 कट गया, क्या आ जाएगा, 2c²। मतलब है कि b² का जो गुणनखंड है वो क्या क्या है, 2 और c² है। ठीक है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा। जैसे कि हम इस 2 को इधर ले आए तो 2 b² को विभाजित करेगा। उसके बाद मतलब क्या हुआ 1.3 से कि 2 b को विभाजित करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि a और b का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया हमें, 2 मिल चुका है। ठीक है, दोनों में क्या आया, 2 आया। ठीक, तो परंतु हम जानते हैं कि a और b का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में लिखा था। तो मतलब जो भी हमारी कंडीशन आई वो क्या आ गई, विरोधाभास आ गई है, उसमें एक विरोध उत्पन्न कर रहा है कोई ना कोई। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि हमने माना था कि ये परिमेय संख्या होगी, तो ये परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक,